Now move on to the next case. This is, I think, case number 9. Now we will have some of the interesting cases. I will try to finish today. Okay, case number 9. 8-year-old child presented with the loose tools. 8-year-old child presented with the loose tools. Off and on है, loose tool off and on है. Varying in frequency and consistency. ये तो हमारा गृहिणी वाला है कि मुहुर्बद्धम मुहुर्द्रवम है. फ्रीक्वेंसी कभी कभी बढ़ जाता है, फ्रीक्वेंसी कभी कभी कम हो जाता है, कंसिस्टेंसी कभी कभी सही हो जाता है, कभी कभी कंसिस्टेंसी बढ़ जाता है, माने खराब हो जाता है. दिस इज हैपनिंग सिंस लास्ट 2 months. 2 महीने से चल रहा है. ओके, एक्सेप्ट दिस देयर इज नो अदर सिम्टम्स. देयर इज नो फीवर, नो एब्डोमिनल पेन या कुछ भी नहीं है. सिर्फ क्या हो रहा है, स्टूल का कंसिस्टेंसी चेंज हो रहा है, स्टूल का फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है. 8 साल का बच्चा है, ये जो चल रहा है उसको लास्ट 2 महीने से. रेस्पॉन्स के लिए, ट्रीटमेंट के लिए कोई रेस्पॉन्स नहीं. इसको सब कुछ ट्राई कर दिया, आयुर्वेदा, मॉडर्न, यूनानी, ये वो सब कुछ ट्राई कर दिया उसको. देयर इज नो रेस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट. नाउ एपेटाइट ऑफ द चाइल्ड इज नॉर्मल. बच्चे का एपेटाइट नॉर्मल है, बच्चे का एपेटाइट नॉर्मल है. Now if you see the growth chart में कोई प्रॉब्लम नहीं है. growth chart is fine. We know that once the growth chart is normal, what is the thing? Conclusion. Okay, so there is no weight loss and physical examination is also normal, but thing is ये altered frequency, consistency ये तो चल ही रहा है उसको. Now when you get such cases, how you have to proceed? 2 month back child is normal. जो भी शुरू हुआ वो क्या है, 2 महीने से शुरू हुआ है, isn't it? अगर लंबा होता तो उसका वेट लॉस होता, ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता, उसको नहीं है. सो जस्ट 2 months, वॉट एवर द प्रॉब्लम स्टार्टेड 2 month ऑनवर्ड्स, नॉट बिफोर दैट. दिस इज 8-year-old चाइल्ड, ठीक है, तो 8 साल बहुत लंबा होता है. सो फ्रीक्वेंटली चाइल्ड इज पासिंग द स्टूल. हेल्थ इज नॉट अफेक्टेड, वेट इज ऑल्सो ओके, नॉट रेस्पॉन्डिंग टू ट्रीटमेंट ऑल्सो. इसके ऊपर एपेटाइट उसका नॉर्मल है. The only problem is that he is passing the loose tools. ये जो loose tool पास कर रहे हैं वही एक प्रॉब्लम है उसका. जब loose tool जब आएगा तो थोड़ा फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगा, कोई डाउट नहीं है उसको. So one thing is very clear, all the organic causes are ruled out. कोई इसमें ऑर्गेनिक कॉज नहीं है. ओके, नाउ जब ऑर्गेनिक कॉज अब रूल आउट हो गया, देन वी ऑलवेज थिंक अबाउट फंक्शनल कॉजेस और साइकोलॉजिकल कॉजेस. So this may be something because of some psychological problem, or it may be something related to some functional causes. Okay. So what is real problem in this case? 8 साल का बच्चा है. Okay. Now this diarrhea is actually because of stress. ठीक है, कब आपको कंसिडर करना है कि दिस इज फंक्शनल, दिस इज साइकोलॉजिकल, स्ट्रेस की वजह से है, when you meet all these criteria. Okay, so before declaring anything as psychological or functional, you have to rule out all the structural causes. That's very important. ठीक है, हमें लगता है कि इसमें तो कुछ है ही नहीं है, वेट हाइट सब नॉर्मल है, ठीक है, बाकी सब कुछ नॉर्मल है, सिर्फ लूज टूल है, तो ये और कोई कॉज नहीं हो सकता. दिस इज डेफिनेटली फंक्शनल और साइकोलॉजिकल. नो, स्ट्रेस इन चिल्ड्रन. सो इन दिस केस वी एज्यूम दैट द स्ट्रेस इज द कॉज. कोई ना कोई एक स्ट्रेस की वजह से बच्चा ऐसा कर रहा है. 8 साल का बच्चा है, वो तो अभी जाएगा 3rd स्टैंडर्ड या 4th स्टैंडर्ड में, ठीक है. हाँ, स्ट्रेस तो बढ़ेगा अभी थोड़ा बहुत. सो स्ट्रेस इन द चिल्ड्रन, एक्चुअली स्ट्रेस इन चिल्ड्रन इट लीड्स टू ए इरिटेबल बॉवेल लाइक डिसऑर्डर. जैसा बड़ों में हम इरिटेबल बॉवेल लाइक बोलते हैं, कि वैसी एक प्रेजेंटेशन बच्चों में आता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. स्ट्रेस मीन्स इट इज बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ओवर फंक्शनिंग, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, उसमें डिस्टर्बेंस है. सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक दोनों निकलते हैं आपका बेसिकली जो है हाइपोथैलेमस से. तो हाइपोथैलेमस में स्ट्रेस है, इसकी वजह से उसका ओवर एक्साइटेशन है. अंडरस्टैंड? ओके. नो, स्ट्रेस फैक्टर्स 8 साल के बच्चे में जो हो सकता है कि वन इज सेपरेशन एंग्जाइटी सिंड्रोम या सेपरेशन एंग्जाइटी, है ना, वो घर छोड़ के नहीं जाना चाहता है स्कूल, ये हो सकता है. स्कूल एनवायरनमेंट, वहाँ पे स्ट्रेस है, टीचर को देखते डर लगता है उसको. एकेडमिक स्ट्रेस, होमवर्क बहुत ज़्यादा है, ठीक है. फियर कॉम्प्लेक्स, ये भी है. सो दीज आर ऑल द थिंग्स विच मे लीड टू स्ट्रेस इन चिल्ड्रन. ओके. नाउ पीयर कॉम्पिटिशन. अब ये है कि पीयर कॉम्पिटिशन, वो बच्चा इतना लाया, मेरा बच्चा नहीं लाया, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, ठीक है. पीयर कॉम्पिटिशन दैट में ऑल्सो इंड्यूस टू
induce stress in children. Okay. सबसे बड़ा मदर को, बच्चे से ज़्यादा मदर को स्ट्रेस होता है, मेरा बच्चा 98% लाया, 100% नहीं लाया, ये मदर का स्ट्रेस है। अब इसको क्या करें? ठीक है। सो देयरफॉर स्कूल एनवायरनमेंट हो गया, चाइल्ड डिसलाइक लाइक ये हो गया, चाइल्ड वांट टू प्ले विद द फ्रेंड्स बट मदर नहीं छोड़ रही है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं जो बच्चों में स्ट्रेस इंड्यूस करता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट ऑल दीज थिंग्स। नाउ हाउ टू मैनेज stress in children. Okay, so actually you have to give some bit of freedom to the children and also you have to adopt bit of discipline. Okay, जब आप देखेंगे हमारा संस्कार, ठीक है, उपनयन संस्कार, ये वो जो संस्कार जो जितना भी बताया, तो वहाँ पे सब इसी चीज़ को हम हाईलाइट करते हैं कि यू हैव टू ऑल्सो गिव फ्रीडम एंड यू ऑल्सो गिव द डिसिप्लिन। उपनयन संस्कार में जब आप गुरु के पास भेजते हो, पहले जो गुरुकुल सिस्टम में, तो वहाँ पे बच्चों को फ्रीडम भी है और उसको डिसिप्लिन भी सिखाया जाता है। एनीवे, नाउ एक्चुअली डिसिप्लिन कैसे सिखाया जाता है? ओके, ठीक है। नाउ बिकॉज पहले से बच्चा इसके लिए हैबिचुएटेड नहीं है, तो सडनली कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बच्चे के ऊपर आपने डाल दिया तो वो स्ट्रेस में आएगा। तो आपको जो है कोई भी चीज़ जो सिखाना है वो शुरू से सिखाना है। ठीक है, फर्स्ट ईयर से सिखाना है बच्चे को डिसिप्लिन। वो कैसे सिखाना है वही बहुत बड़ा इश्यू है। ठीक है, नाउ मेक ए हैबिट, दैट मीन्स आप बच्चे को इस तरीके से ट्रेन करो कि बच्चा जो है नो को एक्सेप्ट करे। मतलब कुछ भी चीज़ अगर उसको नहीं मिल रहा है तो बच्चों को ये सिखाओ कि हाँ यार, जैसा मैं मांगता हूँ ऐसा यहाँ पे सब कुछ मिलने वाला नहीं है, यहाँ पे कुछ मुश्किल है। मेरा मदर जो मैं पूछता हूँ वो सब देने वाले नहीं हैं। फादर जो भी, अगर मैं गलत काम करूँगा तो मुझे थोड़ा बहुत तो डांट पड़ेगा ही। मतलब यू जस्ट क्रिएट दिस टाइप ऑफ फीलिंग इन द चिल्ड्रन फ्रॉम द बिगिनिंग पार्ट इटसेल्फ। तो ये सब आप 7-8 साल के बाद नहीं सिखा सकते, इसको शुरू से 12 साल के बाद सिखा ही नहीं सकते। ये सब शुरू से ही करना है कि सपोज उसने कोई भी एक प्लेइंग आर्टिकल है, उसने उसको तोड़ दिया, मिस किया, सो ऐसा नहीं है कि वो तोड़ने के 10 मिनट के अंदर आप जाके उससे भी महंगा वाला दूसरा लाके उसको दे दिया। एटलीस्ट फील दैट, यू हैव टू मेक फील टू ए चाइल्ड दैट हाँ मैंने इसको तोड़ दिया तो इतना जल्दी मुझे मिलने वाला नहीं है, अब थोड़ा बहुत रोना धोने के बाद ही मुझे मिलेगा। ठीक है, सो इस तरीके से यू हैव टू मेक ए हैबिट ऑफ एक्सेप्टिंग नो। ठीक है, नहीं मिलेगा, इसको एक्सेप्ट करने की मेंटालिटी बच्चों में आपको डेवलप करना है। मतलब ऐसा नहीं होना है कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, हमें जो चाहिए सब कुछ मिल जाएगा माँ बाप, और कुछ माँ बाप भी ऐसे ही करते हैं। ठीक है, वो तुरंत जो है उसको लगता है कि माँ बच्चे के ऊपर उसका प्यार है, तुरंत जो है दे देते हैं बच्चे के। इससे फीलिंग आता है कि यहाँ पे जैसा मैं बोलता हूँ वैसे ही चलता है ना, मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे हंगामा कर दिया तो मुझे सब कुछ मिल जाता है। तो ये मेंटालिटी बच्चे के आने से क्या होगी, बाद में प्रॉब्लम होगा। बाद में कुछ भी चीज़ अगर उसको नहीं मिला तो वो बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाएगा। दैट मीन्स ही डोंट नो नाउ हाउ टू एक्सेप्ट नो, नहीं मिलने वाला, इसको कैसे वो एक्सेप्ट करेगा। तो ये उसको सीखने में दिक्कत हो जाएगी। देयरफॉर शुरू से ही आपको प्यार है बच्चे से, है ना, यू लव योर किड्स, कंसर्न इज दैट, बट एटलीस्ट मेक हिम फील दैट यस ही डिड सम मिस्टेक एंड दिस इज अ पेरेंटल स्किल। ओके, सपोज उसने एक बॉल खोया या कुछ भी, एटलीस्ट गिव सम 1 or 2 hour गैप, है ना। एक सुबह उसने तोड़ा तो शाम को दे दो, अभी जाके आप लेके आते हो, तो बच्चों को ये फीलिंग आता है कि यहाँ पे जैसा मैं बोलता हूँ वैसे ही चलेगा। और ठीक है, कोई लॉस करो आप कुछ भी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, तो चाइल्ड शुड फील, है ना, कि बच्चे को क्या है कि चाइल्ड को पता होना चाहिए कि माई पेरेंट्स आर वेरी बैड इफ़ आई डू दिस। मतलब ये वैसे तो बहुत अच्छे है मेरा माँ बाप दोनों, बट अगर मैं कुछ गलत करूँगा तो ये थोड़ा बुरा बन सकते हैं। ओके, तो ये जो है फीलिंग बच्चे को आना चाहिए। ओके, और दूसरा एक्सेप्ट करने का एक गुण भी आना, कैरेक्टर भी आना चाहिए।
ठीक है, अभी तो मैंने इसको छोड़ दिया, अभी ऐसा वाला अभी कुछ तुरंत मुझे मिलने वाला नहीं है, मैं दूसरा प्लेइंग आर्टिकल के साथ खेल लूँगा थोड़ी देर तक, शाम तक। तो ये एक एक्सेप्टेंस भी आना चाहिए। सो दिस इज एक्चुअली द पेरेंटल स्किल। जब इसको शुरू से आप करेंगे इस चीज़ को, देन जो है वो स्कूल पीरियड में या बाद में जो है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो वो पक्का स्ट्रेस में, छोटा छोटा चीज़ को लेकर के स्ट्रेस में आ जाएगा। ठीक है, छोटा छोटा चीज़ को लेकर के स्ट्रेस में आ जाएगा। देयरफॉर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज हाउ यू हैव टू taught the skill of stress handling in the child। आप उसको 14-15 साल तक जो मांगे सब कुछ दे दे, और उसके बाद जो सोसाइटी में जाएगा, फ्रेंड्स के साथ जाएगा, उसको कुछ चीज़ें नहीं मिलेगा, वो तो डेफिनेटली सडनली एग्रेसिव में आ जाएगा, स्ट्रेस में आ जाएगा, फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगा। ऐसा नहीं है, धीरे 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 कुछ चीज़ों को उसको सिखाना है, so that he will be ready। Anyways, this is a case, so definitely this is a functional case। तो यहाँ पे ऐसी आ रहा है, कोई ना कोई कॉज है जिसकी वजह से बच्चा परेशान है। मे बी एकेडमिक स्ट्रेस हो सकता है या बाकी चीज़ हो सकता है। सो डेफिनेटली दिस इज अ टाइप ऑफ फंक्शनल और साइकोलॉजिकल डायरिया, बिकॉज एवरीथिंग इज नॉर्मल इन दिस केस। ओके, सो नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस। व्हाट इज दिस? यस, 4-year-old child is presented with a history of increased frequency of stool for the last 2 months। 4-year-old child is presented with a history of increased frequency of stool since last 2 months। He passes very small amount of the stool few times। What is the diagnosis now? Small intestine, large intestine? Small quantity to small. Huh? Small amount of the stool. Small intestine. Large intestine है, small intestine है? Large intestine. Large intestine है ना? Increased Small frequency. amount. He passes very small. He passes very small amount of the stool few times per day, besides passing one normal stool each day। अच्छा, हमने कंप्लीट सेंटेंस नहीं पढ़ा, अब ये और इंटरेस्टिंग है। What is that? 4-year-old child presented with the history of increased frequency of stool for last 2 months। 2 महीने से उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा हुआ है, एक बात। दूसरा, पहले सुबह उठ के एक स्टूल है ना, वो बहुत अच्छे से कर लेता है, नॉर्मल स्टूल है, अच्छा क्वांटिटी भी आता है ना, कंसिस्टेंस भी सही है, सब कुछ सही है। ये केस बहुत आता है ऐसा, ठीक है। बट उसके बाद जो भी है ना, वो बार बार करता रहे। उसके बाद दिन में बहुत बार जाएगा, वो थोड़ा थोड़ा जाएगा, स्मॉल अमाउंट में जाएगा, ठीक है। बट सुबह का एक बार शुरू में जो वो करता है, दैट इज नॉर्मल, एंड कंसिस्टेंसी, अमाउंट सब नॉर्मल है उसमें। सो ही हैज पुअर एपेटाइट एंड ऑल्सो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, ठीक है। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है उसको, एंड पुअर एपेटाइट भी है। ही सॉइल्स द अंडरवेयर एवरी डे विद सेमी सॉलिड स्टूल। ओके, 4 साल का बच्चा है, तो मतलब ही सॉइल्स द अंडरवेयर, अंडरवेयर उसका वेट हो जाता है, सॉइलिंग हो जाता है उसमें, विद सेमी सॉलिड स्टूल। शुरू में सुबह जो करता था वो सॉलिड स्टूल, नॉर्मल स्टूल था, बट यहाँ पे जो स्टेन हो रहा है दैट इज सेमी सॉलिड स्टूल। ऑन एग्जामिनेशन देयर इज एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ऑन एग्जामिनेशन देयर इज एब्डोमिनल डिस्टेंशन with loaded hard stool on the rectum। क्या हुआ? लोडेड रेक्टम में पूरा स्टूल भरा हुआ है उसका। जब पर रेक्टल एग्जामिनेशन किया, एब्डोमिनल डिस्टेंशन तो है, बट ऑन पर रेक्टल एग्जामिनेशन रेक्टम पूरा भरा हुआ है, फिर भी वो थोड़ा थोड़ा स्टूल पास करता है। सुबह एक बार सही करता है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पास करता है। तो शाम को हमने एक बार पर रेक्टल एग्जामिनेशन करके देखा तो रेक्टम पूरा लोडेड है। एनल एग्जामिनेशन एंड स्पिंक्चर्स आर नॉर्मल। उसका एनल एग्जामिनेशन में बाकी कुछ नहीं है, रेक्टम में फुल लोडेड है, लोडेड रेक्टम है। नाउ व्हाट इज द केस? क्या हो सकता है? लोडेड रेक्टम किससे मिलता है? Congenital megacolon। कॉन्जेनिटल मेगाकोलन में लोडेड मिलता है, उल्टा रूमी करके होता है ना? रूमी रेक्टम, रूमी का मतलब क्या है? खाली है। हाँ सर। एम्प्टी रेक्टम मिलेगा, लोडेड रेक्टम है, मतलब सब कुछ सही है, आके रेक्टम तक सब कुछ आके आ रहा है वहां तक, और वहां से आगे नहीं जा रहा है। रेक्टम तक सब कुछ नॉर्मली आ रहा है,
इसलिए रेक्टम लोडेड है। चलो देखेंगे क्या होता है। नाउ बाय कंसिडरिंग द अबव फैक्ट देयर इज सम ऑब्स्ट्रक्शन इज देयर फॉर द पासिंग, है ना, क्योंकि रेक्टम तक आ गया, रेक्टम से बाहर नहीं आ रहा, मतलब थोड़ा बहुत वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन है। देयरफॉर ही इज पासिंग द स्टूल इन द स्मॉल क्वांटिटी एंड फ्रीक्वेंटली। सुबह एक बार सही करता है और उसके बाद थोड़ा 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 करता है, तो मतलब रेक्टम से आगे जाने में कोई प्रॉब्लम है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। उसके साथ क्या है, उसका एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी है। नाउ द ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज मेनली इन चिल्ड्रन इज, ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज मेनली इन चिल्ड्रन इज, जैसा आपने बताया, कॉन्जेनिटल मेगाकोलन है, कॉन्जेनिटल मेगाकोलन। बट यहां पे दिक्कत क्या है कि उसने एक स्टूल पहले पास करता है अच्छे से, तो हम ये भी नहीं बोल सकते ना कि ऑब्स्ट्रक्शन है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन होता तो एक स्टूल कैसे पास कर लेता वो नॉर्मली। तो इसका मतलब है कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन इज नॉट देयर। इसका मतलब है कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन इज नॉट देयर, थोड़ा बहुत ऑब्स्ट्रक्शन है शायद। जब स्टूल अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, शायद उसका प्रेशर की वजह से वो पास हो जाता है। जब थोड़ा रहता है तो शायद पास नहीं होता, ऐसा कुछ होगा, देखेंगे। बट ही विल नॉट पास एनी टूथपेस्ट लाइक स्टूल। अगर कॉन्जेनिटल मेगाकोलन होता तो एक तो क्या है कि रूमी रेक्टम मिलना चाहिए था, और दूसरा जो भी वो पास करता है सो दैट शुड बी टूथपेस्ट लाइक, ट्रेनिंग के साथ करता है ना कि वो रिबन लाइक या टूथपेस्ट लाइक स्टूल आना चाहिए था, या स्क्वीजिंग स्टूल आना चाहिए था, वैसा नहीं है। हाँ, बट हो सकता है सो पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन में इज नॉट दैट। तो इसका मतलब है कि ये सब है कि पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है तो इस टाइप से जाता है ना, रिबन लाइक स्टूल या टूथपेस्ट लाइक स्टूल, ये सब जाता है पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन में। जिल्यूमेन थोड़ा बहुत खुला हुआ है, बाकी सब बंद है, तो उसी में जो है उसको जाना पड़ेगा, तो वो जाएगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी हो, अगर पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है, जो भी है, मिनिमम ऑब्स्ट्रक्शन है, एक स्टूल तो नॉर्मली पास करता है ना भाई, तो इसलिए जो है ये कॉन्जेनिटल मेगाकोलन नहीं है, ठीक है। हिस रेक्टम इज कंटेनिंग द हार्ड स्टूल, रूमी रेक्टम नहीं है, फुल रेक्टम है, लोडेड रेक्टम है। तो एक तो यहां पे एक्सक्लूड हो गया कॉन्जेनिटल मेगाकोलन, और दूसरा एक स्टूल वो जो नॉर्मली पास कर रहा है, तो इसलिए जो है कॉन्जेनिटल मेगाकोलन एक्सक्लूड हो गया। अब क्या है, अगर आप और IAP वगैरह पढ़े होंगे आप, उसमें जो है क्लियरली दिया है कि कॉन्जेनिटल मेगाकोलन के साथ दूसरा एक इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। कौन सा है? जिसमें रूमी रेक्टम मिलता है वो कॉन्जेनिटल मेगाकोलन है, जिसमें लोडेड रेक्टम मिलता है वो क्या है? देखेंगे आगे, हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन है, देखेंगे आगे। चलो, सो इज इट सम न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम इन द एनल स्फिंक्टर? अब इसी केस के बारे में सोचेंगे। चलो, ये तो प्रॉब्लम नहीं है, बट कोई ऐसा तो नहीं है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है एनल स्फिंक्टर में, इसकी वजह से जो है कभी कभी ओपन होता है, कभी कभी ओपन नहीं होता है। इसकी वजह से कभी सुबह जो है बच्चा अच्छे से पास करता है और शाम उसके बाद पास नहीं करता है। अगर ऐसा होता तो एक्चुअली इनल एरिया में दो स्फिंक्टर्स हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इसमें जो इंटरनल वाला जो स्फिंक्टर है वो इनवॉलंटरी है, एक्सटर्नल वाला जो स्फिंक्टर है वो वॉलंटरी है, ठीक है। अब देखेंगे किस में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर में इनकॉन्टिनेंसी है, मतलब वो ठीक से क्लोज नहीं हो रहा है, देन देयर विल बी लीकिंग ऑफ द स्टूल फ्रीक्वेंटली, है ना। तो स्टूल लीकिंग होगा क्योंकि एक्सटर्नल वो बंद नहीं हो रहा है ठीक से। And on examination the external opening will be open and patulous and there will be no anal reflex। अगर एक्सटर्नल स्फिंक्टर में कोई प्रॉब्लम होता तो ये मिलता है, समझ में आ रहा है ना। हम दो स्फिंक्टर का बात कर रहे हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। पहले एक्सटर्नल देख रहे हैं। एक्सटर्नल स्फिंक्टर में अगर कोई प्रॉब्लम होता तो देयर विल बी लीकिंग ऑफ द स्टूल फ्रीक्वेंटली। यहाँ पे फ्रीक्वेंटली की बात नहीं है, बट लीक तो होता है, ठीक है। तो बट ऑन एग्जामिनेशन में अगर स्फिंक्टर का कंट्रोल नहीं है तो क्या होगा? स्फिंक्टर लूज होगा, है ना, लूजली पैटुलस मिलेगा आपको लूज। बट यहाँ पे इंटरनल स्फिंक्टर एग्जामिनेशन जब किया तो एनल का, तो वो नॉर्मल था, तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर का इनकॉन्टिनेंस नहीं है। अब बचा इंटरनल, और इस केस में क्या है कि ही डेली सॉइल्स अंडरवेयर ऑल्सो।
So there is some cause which is leading to frequent passing irrespective of the time and place. ठीक है, इंटरनल तो आपको पता है कि वो तो इनवॉलंटरी है, वो हमारा कंट्रोल में नहीं है. तो एक्सटर्नल स्पिंचर नॉर्मल है. इसके बाद भी जो है ये बच्चा क्या करता है, अंडरवेयर तो उसको सॉइल होता है, तो कुछ ना कुछ तो आ रहा है. Okay, so but he daily soils the underwear also. So there is some cause which is leading to frequent passing of this stool irrespective of time and place. And this is the definition of encopresis. Encopresis is passing of the stool irrespective of time and space. कौन सा टाइम में पास करना है वो नहीं देखता है, और टाइम सा जगह में पास करना है वो नहीं देखता है. मतलब ये इनवॉलंटरी, देखो बहुत बार हमें भी ऐसा होता है कि ट्रैवलिंग कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, हमें भी जो है अड़ जाता है ना. इंटरनल जो स्पिंचर जो है वो अपना टाइम पे ओपन हो जाता है बिकॉज वो इनवॉलंटरी है, बट हम उसको रोक के रखते हैं बिकॉज एक्सटर्नल स्पिंचर जो है हमारा हाथ में है, इनवॉलंटरी हम रोक के रखते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे शायद प्रॉब्लम कहाँ पे है, एक्सटर्नल में नहीं है, इंटरनल में ही प्रॉब्लम है कि ठीक है, इंटरनल जो है ना वो बहुत एबनॉर्मल टाइम में ओपन होता है और स्टिमुलेट हो जाता है शायद. ओके, सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एंकोप्रेसिस. सो दिस मे बी ए केस ऑफ एंकोप्रेसिस. सो इट इज कॉमन इन चिल्ड्रन विद द कॉन्स्टिपेशन. जिस बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है वहां पे हमेशा एंकोप्रेसिस कॉमन है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि रेक्टम आके आपका लोडेड रहता है. ठीक है, लोडेड रेक्टम रहता है, और कभी भी जो है आपका इंटरनल स्पिंचर जैसी ओपन हो गया तो वो सीधा आ जाता है. या तो ये मेंटली रिटार्डेड बच्चों में कॉमन है. ओके, देयर विल नॉट बी एनी नॉर्मल स्टूल, देयर विल बी वन नॉर्मल, देयर विल नॉट बी एनी नॉर्मल स्टूल एवरी डे. बट अगर एंकोप्रेसिस अगर होता तो सुबह एक बार एक कैसे सही कर रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन है. ठीक है, सुबह एक स्टूल तो नॉर्मल कर रहे हैं ना ये, तो एंकोप्रेसिस है तो उसमें हमेशा कॉन्स्टिपेशन रहता है, या तो मेंटल रिटार्डेड बच्चों में कॉमन है, तो उसको हमेशा ये प्रॉब्लम होना चाहिए, सुबह का स्टूल कैसे नॉर्मल हो गया. सो नाउ इट इज ऑल्सो क्लियर दैट दिस इज नॉट इवन एंकोप्रेसिस, लुक्स लाइक ए कॉन्जेनिटल मेगाकोलन भी नहीं है, एंकोप्रेसिस भी नहीं है. अब क्या हो सकता है? नाउ कम टू द एक्चुअल पार्ट. सो दिस लुक्स लाइक ए हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन. Okay, in habitual constipation there will be always leaking of the stool content frequently, क्योंकि लोडम रेक्टम जो है लोडेड है, तो वहाँ पे जो है कंटिन्यूस स्टिमुलेशन तो मिल ही रहा है ना. तो इसकी वजह से कंटिन्यूसली स्टूल टच कर रहे हैं म्यूकस मेम्ब्रेन को, ये जो कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट की वजह से, तो वहाँ से म्यूकस सेक्रेशंस वगैरह आ ही रहे हैं, सेक्रेशंस. ठीक है, सो हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन इज रिलेटेड विद द either poor or irregular eating habits or improper toilet training. Okay, habitual constipation is related with the either poor habits or irregular eating habits or improper toilet training. इसके बारे में कुछ एक दो दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला है, आप देख सकते हैं, है ना. डॉक्टर माई चाइल्ड इज हैविंग कॉन्स्टिपेशन ऐसे हेडिंग के साथ मैंने एक वीडियो डाला. यू कैन वॉच अबाउट हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन एंड हाउ टू give the treatment. Okay, now he wake up late and it is the time for going. ये मैंने बताया उसमें कि वो वीडियो प्लीज देखो, उसमें सब कुछ बताया मैंने कैसे हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन डेवलप होता है. ओके, सो नाउ दिस लुक्स लाइक ए केस ऑफ हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन वेयर चाइल्ड इज विद होल्डिंग द स्टूल. वो स्टूल जो है वहीं पे लोडेड है, और उसके प्रेशर की वजह से जो है म्यूकस मेम्ब्रेन स्टिमुलेट हो रहा है और म्यूकस सेक्रेशंस आ रहा है. वो जो म्यूकस सेक्रेशन से लीक हो रहा है और इसकी वजह से उसका अंडरवेयर स्टेन हो रहा है. ओके, सो नाउ दिस इज ए क्लियर कट केस ऑफ हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन. बहुत सारे बच्चे इस टाइप से आते हैं. ओके, सो वेन एवर कॉन्स्टिपेशन के लेके आते हैं तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू आस्क एंड दिस इज द अप्रोच. इसमें बहुत सारे प्रेजेंटेशन के साथ आते हैं ऑफ कोर्स बच्चे, तो प्लीज वॉच दैट वीडियो जो मैंने डाला था. सो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस, दैट इज केस नंबर 11 एंड वी हैव मेनी केसेस लेफ्ट आई थिंक. चलो, one or two cases are left now, so that we will do in the next class.
आज के लिए दिस इज सफिशिएंट, थैंक यू वेरी मच।